नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। नोटबंदी पर ना तो सरकार एक कदम पीछे हटने को तैयार है और ना ही विपक्ष कोई बात मानने को राजी। इन सब के बीच संसद में भी हंगामा हो रहा है और सड़क पर भी लोगों की कतारों में हंगामा। पुलिस लाठियां भाज रही है, लोग हैरान हैं और परेशान भी। हर रोज संसद की कार्यवाही पर लाखों रुपये स्वाह हो रहे हैं, लेकिन नतीजा 6 दिन के हंगामे के बाद भी सिपर ही है। वही संसदीय कार्यवाही के बीच प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। और बात करें आम जनता की तो उसका हाल बेहाल ही है। तो ये जंग कब तक चलेगी? जी हां, नोटबंदी पर ना तो सरकार झुक रही है, ना विपक्ष झुकने को तैयार है। नोटबंदी को लेकर चल रही सियासी लड़ाई सड़क और सदन दोनों जगहों पर तेज होती हुई अब दिखाई दे रही है। जो मंजर हम संसद में देख रहे हैं और जो सड़क पर देख रहे हैं, क्योंकि सड़क पर भी विपक्ष इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है। विपक्ष अब तक जहां पीएम को संसद में जवाब देने की मांग पर अड़ा था, वहीं विरोध का झंडा उठाकर जंतर मंतर तक जा पहुंचा है। यानी ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी। नोटबंदी का 15वां दिन और संसद सत्र का 6वां दिन, यानी 15 दिन से सड़क पर संग्राम है और आम आदमी के हिस्से में लाठियां आ रही हैं। बोलो लोकतंत्र की जय। वहीं बीते 5 दिन से संसद में भी सियासी अखाड़ा जमा है और दंगल की ये तस्वीरें हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पताका लहराने वाले देश की। नोटबंदी की इन कतारों में अब तक 70 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। बावजूद इसके देश कल भी कतार में था और आज भी कतार में है। मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए कि मैंने 7 बजे से लाइन में लगा। मैं 2 दिन से छुट्टी पे हूँ। कल हमारे बॉस अगर मेरे को कान पकड़ के बाहर भगा देगा ऑफिस से, तो क्या मुझे जो नौकरी देंगे क्या? मैं यहाँ 7:30 बजे से खड़ा हूँ। इनका कहना है टोकन स्टार्टिंग के 8 या 10 लोगों को बांट दिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 50 लोगों को टोकन बांटा गया। 8 को बांटा, 50 बोल रहे हैं ये। अभी तक लाइन में लगा हूँ, मुझे कैश विड्रॉल करना है और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। लाइन में खड़े रहो। अब लाइन में खड़े हैं, सुबह से 3 दिन से ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ पैसे के लिए। अब रूम पे किराया ले नहीं रहा मगर मालिक पुराने वाले नोट। शोर के दलदल में फंसा है सदन, लेकिन मुश्किलें सदन के बाहर भी कम नहीं है सरकार की। पोस्टरों पर लिखी पंक्तियां, तख्तियों पर लिखी तकरीर, तस्वीर देखिए। यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट के अफसाने में 12 सियासी दलों के करीब 200 सांसदों ने सरकार के खिलाफ एकता की अलख जगाई है। फिशिंग इंडस्ट्री उड़ा दी, किसानों को खत्म कर दिया, मजदूरों को खत्म कर दिया, छोटे जो दुकानदार हैं उनको खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, लाइन में आपको कोई बड़ा इंडस्ट्रियल सूट बूट वाला दिखाई दे रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा डर क्यों है? यदि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया है, जनहित में काम किया है, काले धन पर अंकुश लगाने के लिए काम किया है, तो प्रधानमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? इसका मतलब दाल में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ, थोड़ा नहीं बहुत कुछ काला है। नोटबंदी पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कड़ी में पूरी तरह एकजुट हो गया है। संसद परिसर से बजा विरोध का बिगुल जंतर मंतर पर पहुंचकर और तेज हो गया। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और विपक्ष अपनी जिद पर। 28 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं सरकार के रवैये से बैंक एसोसिएशन ने भी नाराजगी जताई है। पूरा बहस करने के लिए तैयार है। आप इसके बारे में तैयारी करें, हम बहस करने के लिए तैयार है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बहस करने के लिए तैयार है। मैं नहीं समझ रहा हूँ ये हाउस को क्यों रोक रहे हैं। कहीं बड़े पैसे वालों को लाइन में नहीं देखा होगा, सब जगह गरीब खड़ा है। तो कांग्रेस चली गई थी नसबंदी पर,
आप जाएंगे नोटबंदी पर, ये ऐलान करके मैं जाता हूं, आप जाएंगे नोटबंदी पर। बहरहाल विपक्ष सरकार पर आर्थिक अराजकता जैसे आरोप लगा रहा है, तो वही सरकार संसद को बाधित करने का सहरा विपक्ष के सिर बांध रही है। लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती में तमाशबीन बनी जनता बैंक और एटीएम की ओर निहार रही है। 15 दिन बाद भी पाई पाई की इस बदहाली पर सवाल ये है कि कब तक चलेगी ये तकरार और जनता कब तक खाएगी लाठी की मार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। तो दिक्कतें कम नहीं हुई हैं और बढ़ती जा रही हैं। अब तो पुलिस वाले भी लाठियां भांज रहे हैं। लाइन में सही तरीके से लगो, पैसा मिले ना मिले, लेकिन लाठियां जरूर मिल रही हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रुमाना सिद्दीकी जी जुड़ रही हैं, सपा की तरफ से संजीव मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी और हमारे प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। अमिताभ सर, चर्चा की शुरुआत आपसे। कुछ बदला नहीं है, संसद में हंगामा अब सड़क पर भी दिख रहा है और इधर पुलिस की लाठियां भी लोग खा रहे हैं। पंकज, देखिए, फैसला अच्छा है बुरा है उस पे अनंत काल तक डिबेट चले, कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें सेटल होनी चाहिए। देश की आम व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था इतने लंबे समय तक अस्त व्यस्त नहीं रह सकती। आम आदमी प्रभावित होता है, मजदूर प्रभावित होता है, रोज कमा के खाने वाला प्रभावित होता है, प्रोडक्शन प्रभावित होता है, व्यापार प्रभावित होता है, परचून की दुकान प्रभावित होती है, खेत प्रभावित होता है। मेरी चिंता ये नहीं कि संसद में क्या हो रहा जी, या कौन कहां नारा लगा रहा, ममता बनर्जी कहां मोर्चा खोल रही और केजरीवाल कहां मोर्चा खोल रहे और वेंकैया नायडू कहां प्रवचन दे रहे, ये मेरी चिंता का विषय नहीं। मेरी चिंता का विषय है कि करोड़ों करोड़ लोग जो रोज कमा के खाते हैं वो संकट में हैं। अब सेटल होना चाहिए था। और आज ही मैं बहस का मुद्दा जब लाया तो मैं सोच कर आया था कि एक सवाल रखूंगा जिसकी ओर अभी किसी का ध्यान नहीं गया जी। एक हफ्ते बाद इस देश में तनख्वाह बांटने की तारीख आएगी। राज्य सरकारों को तनख्वाह बांटनी होगी, पेंशनर्स को पेंशन जाएगी खाते में, केंद्र की तनख्वाहें जाएंगी, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तनख्वाहें जाएंगी। हजारों लाखों करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट है। उसके बाद जब वो सैलरी अकाउंट में आ जाती है तो विड्रॉल पहले हफ्ते बहुत तेजी से होता है। ये सबको मालूम है जिनको अर्थशास्त्र की जरा सी समझ है। क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई अब कि वो तनख्वाह के बाद का एक हफ्ते की निकासी को झेल जाए? 10,000 का चेक भरो तो 5,000 मिलता है, 5,000 का चेक दो तो 2,000, एटीएम से मांगो 20,000, वो देता है 2,000 जी। हफ्ते भर बाद तनख्वाहें आएंगी बैंकों में, क्या तस्वीर बनेगी? नवंबर में जो तनख्वाह मिली थी वो खत्म हो गई। अब जो तनख्वाह आएगी वो 1 तारीख को कोई निकालेगा, कोई 2 को निकालेगा, कोई 3 को निकालेगा, लेकिन 1 से लेकर 5 तक पूरा देश एटीएम पर खड़ा होगा। क्या हमारी व्यवस्था तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जी। रुमाना सिद्दीकी जी, आपको चर्चा में शामिल कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। अमिताभ जी को सुना आपने, दिक्कत में देश है, संसद में हंगामा है, कुछ चीज नहीं आ रही है क्या सामने लोगों के लिए, ये दिक्कत को कम करने के लिए? देखिए, आरबीआई जो है अपना काम कर रहा है और धीरे धीरे जो है करेंसी आ ही रही है और अब जो है काफी जगहों पे लाइन भी कम हो गई है। तो वक्त थोड़ा लग जरूर रहा है, पर ये देखते देखते थोड़े दिन में सब सेटल्ड हो जाएगा। और जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि ये परेशानियां हैं, जरूर ये परेशानियां जरूर आएंगी थोड़ी बहुत, पर मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने अगर सोचा है तो उसका भी
निर्णय निकाला होगा उसका भी हिसाब हो जाएगा और सैलरीज भी लोगों के अकाउंट्स में पहुंचेंगी और निकलेगा भी। तो इसलिए इतनी, मेरे ख्याल में तो इतना चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अमिताभ सर, रुमाना जी, चिंता का विषय इसलिए है कि 10,000 रुपए का चेक देते हैं तो बाबू कहता है 5,000 ले लो। एटीएम 2,000 से ज्यादा नहीं दे रहा और भाजपा कह रही चिंता का विषय नहीं है। जी वो तो है, मुझे जरूरत तो है 15,000 रुपए की थोड़े और बैंक दे रहा है 5,000। अभी तो वक्त है सैलरीज आने में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि करेंसी अभी नहीं है और अभी वक्त है, तो इसलिए जो है धीरे धीरे सब करेंसी आ जाएंगी और फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो कौन जीता है तेरे नहीं तो हो जाएगा, अभी वक्त है, सैलरीज भी आएंगी, जो करा गया है उसका हिसाब भी हो जाएगा। इसलिए जो है संजीव जी, ये उत्तर किसी भी सत्तारूढ़ दल का, चाहे लखनऊ की सरकार हो और चाहे दिल्ली की, मुझे कभी रास नहीं आया कि चिंता नहीं करो सब हो जाएगा। ये चिंता नहीं करो का क्या मतलब होता है? करोड़ों लोग चिंता में हो तो मैं चिंता कैसे ना करूं? आदमी मांग रहा है 15,000 और बैंक का मैनेजर कह रहा है नहीं 5,000 ले जाओ। अमिताभ जी, चेक बदल रहा है, कह रहा दूसरा चेक भरो, 5,000 वाला 10,000 वाला नहीं देंगे। ठीक है, क्यों भाई? एटीएम से 2,000 निकल रहा है। इस देश के 90% आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि एक महीने की कमाई 2 महीने खा ले। संजीव जी, देखिए अमिताभ जी, चिंता करने की बात तो मैं पिछले 8 तारीख से सुन रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा चिंता न करिए। प्रकाश जावड़ेकर आए तो उन्होंने बयान दिया कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने देश के बाहर कर दी और एक सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर कर दी। अब देश के बाहर जो कर दी वो तो आतंकवादियों के खिलाफ की, लेकिन देश के अंदर जो की वो गरीबों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है, वो नौजवानों के ऊपर। जैसा आपने अभी कहा, आपने बड़ी अच्छी बात एक रखी, और ये एक्चुअली में मैं कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि आपकी जो बात होती है वो सरकारें सुने या न सुने, लेकिन जब समय आता है तो सरकारें जो चेतती नहीं है उनके लिए बड़ी विडंबना होती है वहां पर उस समय उसको फेस करना। और आज जो आपने बात की इसमें कोई दो राय नहीं है। रोमाना जी को भी ये चाहिए था कि उनको भी अपने बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाएं कि अभी 1 हफ्ते का समय है और जो अफरा तफरी होगी, निश्चित रूप से जिस समय तनख्वाहें आती हैं और उस समय आदमी निकालता है अपने महीने भर के खर्चों को, बहुत सी चीजें उसके पेंडिंग में होती, उन सब चीजों को अगर ठीक करने के लिए आज से नहीं चेतेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, अगर हम इस बात को कहेंगे, विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं रहा जा रहा। अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो सरकार सुनने के बजाय, सरकार उसको महसूस करने के बजाय, सरकार एहसास करने के बजाय, एक तरफ मोदी जी ये भी कहते हैं हम सबको साथ लेके चलेंगे, और दूसरी बात बड़ा अजीब स्थितियां है कि अगर विपक्ष कोई बात रख रहा है, बजाय उसको सहेजने के, बजाय उसको लेकर के उसका तोड़ निकालने के और विपक्ष को भी साथ लेकर, अरे काले धन पे कौन आपके विरोध कर रहा था? काला धन तो आपने कहा था कि 90% विदेशों में, वो 90% विदेशों से जो काला धन आप 100 दिन में ला रहे थे, और आपने कहा कि अगर 100 दिन में मैं काला धन ना लाऊं तो फांसी पर लटका देना। बड़ा अजीब गजीब बयान देते हैं मोदी जी वैसे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये मानने के लिए नहीं तैयार कि जो लोग लाइन में लगे हैं उनको कोई दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि जो लोग लाइन में लगे हैं वो कह रहे हैं कि भाई काले धन के हम खिलाफ है, 1-2 दिन हम लाइन में भी लग लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन लोगों को 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हो, जिनके घर में लड़कियों की शादी है, वो 2.5 लाख रुपए का क्या करेंगे? और 2.5 लाख आप कोई उनको प्रोत्साहन के रूप में नहीं दे रहे, वो तो उनका अपना धन है। और 2.5 लाख का क्या बजट बनाते हो आप? आज की तारीख में जो शादियां होती हैं, रोमाना जी बैठी हैं, अगर इन्होंने अपने घर में परिवार में कोई शादी की होगी, मोदी जी की तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे लगता है कि उनको उतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता होंगे उन सबको इस बात का तो एक्सपीरियंस होगा, तजुर्बा होगा। उन्होंने अपने घर में अगर लड़कियों की शादी की होगी, अपने लड़के की शादी की होगी, तो 2-2.5 लाख रुपए में शादियां निपटती है। बड़े अजीब विडंबना है। 85-86%
जो धनराशि है। संजीव एक भाई, मिनट और कांग्रेस के साथी एक मिनट, केवल एक मिनट साथ में है। अमिताभ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा। जी 86% जो करेंसी 86% जो करेंसी है वो करेंसी 500 और 1000 रुपए की है। 86% करेंसी आप बंद कर देते हो, 14% करेंसी में इस देश को चलाने की बात करते हो, और आज तक जो नोट छपे वो 8% छपे। मतलब अगर 14% वो और 8% को 10% भी मान लीजिए, 24% में आप पूरा देश चला रहे हो। 4-4.5 हजार की जगह 2000 रुपए देने की बात कर रहे हो। बड़ा अफरा तफरी में, और मैं तो समझता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में इस तरीके के निर्णय लिए गए। ये तो आपको पहले समझना चाहिए था कि किसानों का क्या होगा। आज आप कह रहे हो हम किसानों का भी सब ठीक किए गए, कांग्रेस के मित्र हमारे साथ हैं, उनको बहस में ले आओ। इसका मतलब है कि आपने कांग्रेस के साथी हमारे साथ हैं, उनको बहस में ले आओ। संजीव, आपने निर्णय लिया। मेरा प्रश्न आपसे ये, आज हमारे मोहल्ले के परचून वाले ने मुझसे कहा कि भैया बड़ा विचित्र स्थिति है, बैंक में पैसा जमा करने जाऊं पुराना नोट तो बैंक का बाबू ऐसे घूरता है जैसे मैं चोर, और पैसा निकालने जाऊं अपना तो बाबू ऐसे व्यवहार करता है जैसे भीख दे रहा। यानी एक बार चोर बनो, एक बार भिखारी, तब निकाल के लाओ 2000 रुपया। ये परिस्थिति पैदा हो गई। अंशु अवस्थी जी, आवाज कहाँ गई? आवाज अंशु अवस्थी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले मैं तो अमिताभ जी को प्रणाम करूंगा जी, और जी आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी को प्रणाम करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि वो पत्रकारिता का जो मेन उद्देश्य है कि भारत की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो समस्याएं हैं, उनको जनहित मुद्दों पर डिबेट करते हैं। मुझे भी बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज जो निर्णय चल रहा है, एक कहावत चरितार्थ होती है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कि इतना बड़ा बिना एनेस्थीसिया दिए ऑपरेशन किया पूरे देश का नरेंद्र मोदी जी ने। इससे बिल्कुल साबित हो गया कि परिवार तो उनका था ही नहीं, और उनको दूसरों परिवारों की भी चिंता नहीं थी। ये बिल्कुल हो गया। आज पूरा देश सड़क पर खड़ा है। मोदी जी ने सबको लाइन में लगा दिया, सबको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि वो भ्रष्टाचारी, वो बेईमान, वो दलाल, वो घूसखोर कौन सी लाइन में खड़े हैं, मोदी जी फोटो उनकी भी एक ट्वीट कर दें। जी, बहुत दयनीय स्थिति है अमिताभ जी, बहुत दयनीय स्थिति है। अमिताभ सर जी, रुमाना सिद्दीकी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। वित्त मंत्री कह रहे हैं करेंसी बहुत है, आरबीआई कह रहे हैं करेंसी बहुत है, शशिकांत कह रहे हैं सेक्रेटरी रेवेन्यू करेंसी बहुत है, और बैंक में मैनेजर कह रहा पैसा नहीं, पैसा कहां से दूं? झूठ कौन बोल रहा है रुमाना जी? मेरे इलाके में 11 बैंक की ब्रांचेज हैं। 11 बैंक की ब्रांचेज में 1 बजे तक नोटिस लग जाता है, कैश खत्म। और वित्त मंत्री, रेवेन्यू सेक्रेटरी, आरबीआई कह रही है कैश की कमी नहीं। सच कौन है और झूठा कौन है? रुमाना सिद्दीकी। देखिए, करेंसी जो है कम तो नहीं होगी, पर हाँ जो है पहुंचने पे और जो लोग जिस हिसाब से लोगों को दिक्कत आ रही है उसके हिसाब से लोग निकाल रहे हैं। तो इसलिए करेंसी है कि हर बैंक्स में ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए जो है पूरा सबका काम नहीं हो पा रहा है। तो ये कहना कि को ना सरकार झूठ बोल रही है ना ही बैंक झूठ बोल रहा है। ना निकालने तो आप दे नहीं रहे हो भैया, बैंक कहाँ निकालने दे रहे, कहाँ लोग निकाल रहे हैं? उसके हिसाब से करेंसी ना पहुंच ना, आप तो 2000 रुपए एटीएम से और 2-4-5 हजार रुपया चेक से दे रहे हो, इसके ज्यादा दे ही नहीं रहे किसी को। तो जितनी करेंसी अमिताभ जी, जितनी करेंसी छप रही है उसके हिसाब से बैंक्स में आ रहा है। अरे आपको 6 महीने लगेंगे तो 6 महीने देश ऐसे ही झूलेगा क्या?
रोमाना सिद्दीकी जी, आप बोलें जी, आप बोलिए। रोमाना सिद्दीकी जी, जी सरकार को अगर नोट छापने में 6 महीने लगेंगे अरे तो भाई मैंने पूछा अगर आप बैंकों को 6 महीने लगेंगे तो देश ऐसे 6 महीने तक झूलता रहेगा? नहीं, 6 महीने बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने सोचा है और कुछ एक प्लानिंग करके ही गवर्नमेंट ने चेंज किया है, तो इसलिए जो है ये बात नहीं है कि 6 महीने लगेंगे। ये वक्ती तौर पे है, थोड़े दिन की समस्या है, ये सब ठीक हो जाएगी। इसलिए इतनी पैनिक होने की किसी को इतनी जरूरत है नहीं। और रही बात अभी जो है अंशु जी ने कहा कि मोदी जी जो है परिवार नहीं है, तो इनका राहुल जी कौन से परिवार वाले हैं जो वो लाइन में खड़े होकर परेशानी देखने जा रहे हैं? उनका भी तो परिवार नहीं है। इसी में एक तो चीज जोड़ना परिवार की चाहूंगा, बात करना किसी के लिए एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। नहीं संजीव मिश्रा, शायद मेरा रोमाना सवाल जी है, को आंकड़ों की सवाल जानकारी नहीं है, मोटे मोटे तौर पे। नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने एक एडिटोरियल लिखा जिस भारत के विमुद्रीकरण पर, और उसने तथ्यों के साथ ये कहा कि ये फैसला जिस ढंग से किया गया वो अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं कहता वॉशिंगटन पोस्ट सब सही लिखता है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग अमेरिका की बात को बड़ा वजन देते रहे हैं, इसलिए मैं उस बात को कोट कर रहा हूं। एक और दूसरी बात, चिदंबरम ने हाउस में कहा, बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा कि हमारे पास नोट छापने की जितनी क्षमता है और जितने नोट रिक्वायर्ड हैं उतने को अगर हम अनुपात में देखें तो 90 दिन लगेंगे। क्या 90 दिन तक यही स्थिति रहेगी संजीव जी? देखिए अमिताभ जी, बड़ी विडंबना है इस देश में जिस तरीके के हालात हुए। पिछले पौने तीन साल की सरकार हो गई मोदी जी की। मोदी जी ने जो वादे किए थे लोकसभा के चुनाव में, 100 दिन में महंगाई कम, 100 दिन में काला धन लाएंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार भी दूर करेंगे, इन सब में कहाँ बुलेट ट्रेन आ रही, कहाँ अच्छे दिन आ रहे थे। वो सारी चीजों से ये एक तरीके से बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। और बहुत साफ सी बात है जिस तरीके से ये लोग अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं। अभी इन्होंने नोटबंदी के मामले में एक बड़ा निर्णय किया कि हम 2.5 लाख रुपए देंगे, जिस बात को मैं पहले कहना चाह रहा था लेकिन पूरी बात नहीं आई थी मेरी। अब ये 2.5 लाख के मामले में आज की तारीख में पंजाब नेशनल बैंक की सीईओ ने कहा कि हमारे पास कोई आदेश ऐसा नहीं आया। तो कहने का ये मतलब है कि आप 3 दिन से लगातार गा रहे हैं इस बात को कि हाँ भाई जिनकी यहाँ शादियां हैं उनके लिए तमाम कानून भी बना रहे हैं, 8-9 कानून भी आपने उसमें बना दिए, लेकिन पैसा कहाँ आया? आपने एटीएम के लिए कहा कि बस 500 रुपए आ जाएंगे। 4-5 दिन से तो मैं बहुत मजबूती से सुन रहा हूं कि आज 500 रुपए बंटने तय है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो हालात हैं, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां, 2000 रुपए का नोट टूट नहीं रहा, 500 रुपए के आप ला नहीं पा रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर अगर इस तरीके का जल्दबाजी का, ओवर कॉन्फिडेंस का निर्णय लेना था तो कम से कम 2-3 दिन पहले से बैंकों में एक निर्देश होता कि 500 और 1000 के नोट दिए नहीं जाएंगे, केवल लिए जाएंगे, और जो दिया जाएगा वो 100 का नोट, जो आज सबसे महत्वपूर्ण है। 100 के नोटों की भरमार अगर बैंकों में कर दी गई होती, वो कह रहे साहब हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों को पता चल जाता, मायावती के काले धन जो है वो अंदर हो जाते, बैंकों में हो जाते। अगर आप इस तरीके से नाम कोड करके कहते हो, तमाम मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नाम कोड करते हैं, प्रधानमंत्री तक केवल हास्यास्पद स्थितियां पैदा करते हैं जब वो एक पर्टिकुलर विषय पे कहते हैं कि भाई जो लोग पैसा लेकर के टिकट दे रहे थे उनकी स्थितियां खराब है। तो आप प्रधानमंत्री हो उस देश के, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, और इस तरीके की बात करने से पहले अगर आप वाकई में वहां छापे डलवाते और आज भी पकड़ सकते तो आपको पकड़ना चाहिए। ये नाम कोड करना और हास्यास्पद स्थितियां पैदा करना, जो लोग विपक्ष में अगर आवाज उठाते हैं, जनता परेशान हो रही है, जनता के हितों की अगर बात पहुंचाते हैं, अगर वकील की हैसियत से, जनता के वकील की हैसियत से पार्लियामेंट में बात रखते हैं, तो आप कह देते हो कि साहब ये लोग जो हैं ये काले धन वाले हैं। कहीं कोई भाजपा का नेता कहता है जो लाइन में लगे हुए हैं ये काले नाग हैं।
ब्रेक के बाद जब हम लोग आएंगे ना तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आज जिनको आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो, काला धन वाला बता रहे हो, आपके पास हुकूमत है, आप गिरफ्तारी क्यों नहीं किए उनकी? जब आपको पता है कि इन लोगों के पास काला धन है तो फिर उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इस देश में कानून के अंतर्गत? ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से असहमत होना राष्ट्रद्रोह नहीं, बिहार में नीतीश जी से असहमत होना राष्ट्रद्रोह नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी से खिलाफ होना राष्ट्रद्रोह नहीं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होना राष्ट्रद्रोह नहीं, तब केंद्र में भाजपा की सरकार से असहमत होना राष्ट्रद्रोह कैसे? इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जी, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। मौलाना सिद्दीकी जी, संजीव मिश्रा जी और अंशु अवस्थी जी और साथ ही साथ अमिताभ जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि जिन्हें कोट करके कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी है, और साथ ही साथ अगर पहले बता दिया जाता और पहले कह दिया जाता तो साफ तौर पर उन लोगों को भनक लग जाती। वो लोग कहते कि बैंक के अंदर पैसे जमा करने हैं और कर देते, ब्लैक मनी व्हाइट हो जाता। तो सवाल ब्रेक के उस पार, ये जंग कब तक चलेगी, सवाल यही है। और सीधे चल रहे हैं हमारे प्रधान संपादक अमिताभ जी के पास और साथ ही साथ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपका सवाल ब्रेक से पहले। रूमाना जी से मेरा प्रश्न जी, अब जिन लोगों को बताया जा रहा है कि इनके काले धन के लिए ये काम किया गया, ये लोग काले धन के मास्टर हैं, जब ये बात हुकूमत को पता थी तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो गई मनी लॉन्ड्रिंग में, आय से अधिक संपत्ति में? गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ना रूमाना जी? जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी की जाए। अगर किसी ने जो ब्लैक मनी बचा के रखा है तो उनके लिए इतना ही काफी सख्त सजा है कि उनका पैसा जो है कहीं खत्म हो गया, डूब गया। तो जब हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हमारे पास जो है अपना एक हिसाब का मनी होना चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों बटोर के रखे हैं? तो इसलिए ये जो है गिरफ्तारी की मेरे हिसाब से कोई इतनी वो नहीं थी कि गिरफ्तारी हो। माना जी, अगर किसी ने आर्थिक अपराध किया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो? नहीं समझ रहे जी। नहीं, तो जब अब जो है जो लोगों को दिया, जो लोगों ने पैसे जमा कर रहे हैं और जो आय से ज्यादा संपत्ति जमा हो रही, तो उसके उनपे तो केस होगा ही, बनेगा ही। पर ऐसे जो है कहा जाए कि पहले ही से जाके उनके घर पे छापे मारे जाए, आपके लोग तो एकदम पुख्ता ना हो, आपके लोग तो हाथी को भी बता रहे हैं, साइकिल को भी बता रहे हैं, फूल को भी बता रहे हैं, जरा दबा के नहीं रखना। तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई? जी, गिरफ्तारी की बात नहीं है। वो जो उन लोगों का ब्लैक मनी जो डूबा है, बस उसी से उन लोगों के लिए उतनी बड़ी सजा बहुत है। किसका किसका डूबा है ये भी बता संजीव दीजिए। अमिताभ जी, अगर किसी ने आर्थिक अपराध किया तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फिर बात ये है, अरे तो हम ही को गिरफ्तार करवा दीजिए भाई। भारतीय जनता पार्टी अपने इस निर्णय की नाकामियों को छिपाने के लिए कोई मतलब नहीं है इस तरीके के जुमले बाहर मंच पे बोल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। आज इनका जो अपना निर्णय है उस पर इनको पछतावा है, लेकिन अब आगे बढ़ चुके हैं तो करें क्या करें। किसने बोला कि पछतावा है? आपको कैसे सबसे समझ बड़ी में आया? बात ये है कि देश में शशिकांत दास जो वित्त सचिव हो वो कहते हैं करेंसी की कमी नहीं है। अरुण जेटली जी ने पहले कहा कि 2-3 दिन में व्यवस्था सुधर जाएगी, उसके बाद कहा 2-3 हफ्ते में व्यवस्था सुधर जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50 दिन का मुझे मौका दीजिए। देश में 2 लाख से ज्यादा एटीएम है अमिताभ जी। आज तक सिर्फ 22,500 एटीएम में बदलाव किया गया, जो नोटों का आकार है उसको लेकर। अब आज की जो आरबीआई की प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से 22,500 एटीएम को अभी तक बदलाव किया जा चुका है।
अब जिस हिसाब से हालात हैं उसमें कम से कम 2 महीने और लगेंगे सिर्फ एटीएम बदलने में। पहली बात तो एक ये रही। दूसरी बात, इस देश में 2300 करोड़ नोट छपने हैं। जो नए नोट हैं वो 2300 करोड़ नोट छपने हैं आरबीआई के मुताबिक। अभी तक जो नोट छप रहे हैं आरबीआई के जो छापाखाना है, जो भी मशीन है, 300 करोड़ नोट पर महीने छापने की क्षमता है। तो रुमाना जी सीधे अगर थोड़ा बहुत गणित आती है तो गुणा भाग करके देख लें कि कितना समय लगेगा। तो कहने का मतलब बिना किसी तैयारी के सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है अमिताभ जी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की अपनी उस जिद की वजह से, जिस जिद को जिस मुकाम पे एक जनता ने बड़े भावनाओं के साथ जनादेश दिया, वहां पहुंचाया, सिर्फ वो व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री, हम उनका आदर करते हैं, अपनी जिद की वजह से पूरे देश को संकट में डाल दिया। सिर्फ एक व्यक्ति की सलाह पे, आपके मीडिया चैनलों पे भी दिखाया गया कि अनिल बोकले की सलाह पे प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया, किसी को जानकारी नहीं थी, बहुत ही गोपनीय था। क्या मंत्रिमंडल से सलाह और सुझाव नहीं लेना चाहिए था? यही फर्क है इंदिरा गांधी में और नरेंद्र मोदी में। ठीक है अवस्थी जी, ठीक है। संजीव जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग हटके, अपने आप, अब मेरा प्रश्न थोड़ा अलग हटके, एक आईना में दिखा दूं देश को। इस देश में 1% लोगों के पास देश में 58% संपत्ति है देश की। 1% लोगों के पास, और इसी देश में 50% जनता यानी आधी आबादी के पास देश की 2% संपत्ति है। आधी आबादी के पास 2% और 1% आबादी के पास 58%। ये है देश का संपत्ति का बंटवारा। संजीव जी, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालात तो यही है, स्थितियां भी यही हैं। लेकिन मोदी जी की मुझे वो बात याद आती है जो बीच में उन्होंने रो करके कहा कि मैं जब चाय बनाता था तो लोगों को कड़वी चाय या कड़क चाय देता था। अब इन्होंने 15 दिन कड़क चाय दे दी और इन्होंने 50 दिन कड़क चाय और के लिए कहा है। जनता जो पूरे देश की है वो कितने दिन और कड़क चाय पिएगी, अभी इसका कोई भरोसा नहीं है। आप खुद बता रहे हैं कि 90 दिन चाहिए केवल नोट छापने के लिए, और 50 दिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये प्रधानमंत्री जी वही हैं जिन्होंने 2014 में कहा था कि 100 दिन में मैं विदेश का काला धन न ला पाऊं तो फांसी पे लटका देना। और मुझे वो भी दिन याद है जब रामदेव बाबा ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर बड़े नोट चलन में बंद हो जाएंगे तो यहां कम हो जाएगा। लेकिन मुझे तो आज रामदेव बाबा का भी जब स्टेटमेंट में देख रहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग जो हैं देशद्रोही है, तो इनको ये भी तो मालूम है कि 2000 रुपए का नोट भी मोदी जी की सरकार में आ गया। तो आप तो कहते थे कि अगर बड़ा नोट होगा तो देश में भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, और उससे भी बड़ा नोट अगर आ गया तो भ्रष्टाचार कहां रुक जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, एक बहुत गंभीर विषय है अमिताभ जी, मैं आपके चैनल पर निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, जिन 70 लोगों की मृत्यु हो गई इस पूरे सिस्टम में, घटनाक्रम में, रोमाना जी ने कह दिया बहुत छोटा विषय है, गंभीरता का विषय नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उन 70 लोगों का क्या होगा और उनके परिवारों का क्या होगा। रोमाना जी, अगर आप ये बात कहती कि उस सारे परिवारों को, एक एक व्यक्ति को हम कम से कम नौकरी भारत सरकार की देंगे, और हम ये मांग भी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से भी, देश के प्रधानमंत्री जी से भी, कि वो जो 70 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के एक एक आदमी को कम से कम नौकरी देने की भी तो घोषणा करें। तो बहुत साफ सी बात है, 3 साल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जनता की कसौटी पे खरी नहीं उतर पाई है। और देश की जनता, सबसे बड़ा टिपिकल सिचुएशन मुझे ये लगता है कि जो ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था करना कि आपकी सरकार से जो नाइतफाकी रखे वो देशद्रोही कह देते हो आप लोग। उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली में आप
केंद्र में, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। आप उनकी सरकार से ना इत्तेफाकी रखो तो आप देशद्रोही नहीं, आप बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से असहमत हो तो आप देशभक्त। लेकिन आपकी सरकार से कोई असहमत हो जाए तो वो देशद्रोही कैसे? रूमाना जी, देखिए, केंद्र में जब सरकार बनी है वो जनता ने चुन के भेजा है, और जब सरकार जनता जब चुन के कोई सरकार भेजती है उसको जो है गलत करना जो है अरे ये अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी ये अपने घर से आए वोट लेके। देशद्रोही की बात है। नहीं, वोट लेके नहीं आए अपने घर से, पर तब भी जो है सरकार ये जबरिया सरकार बना ली है क्या? सहमत होना चाहिए। सरकार ने अगर कोई भी कदम उठाया तो वो जनता के, सरकार कुछ भी कदम ना आपकी सरकार से, और नहीं तो आप सरकार से असहमत होना राष्ट्रद्रोह है क्या? आपके देशद्रोह। एक मिनट संजीव, मेरा सीधा सवाल रूमाना सिद्दीकी, पत्र रखे रहेंगे, सरकार से असहमत होना क्या देशद्रोह है? नहीं, राष्ट्रद्रोह तो नहीं होना है, पर हाँ जो है, जो केंद्र की सरकार है उसने अगर जो भी काम किया हुआ है उसके साथ उसको जो है उसके खिलाफत में ना जाके उसका साथ देना चाहिए, उसका हाथ बटाना चाहिए कि वो अपने काम में जो है पूरा ठीक से निर्णय ले। एक मिनट रुको रूमाना जी, केंद्र की सरकार, सुनिए भाई एक सेकंड, केंद्र की पुरानी सरकार जब थी वो भी चुनी हुई सरकार थी, आप उसके हर फैसले के खिलाफ थे तो क्या आप राष्ट्रद्रोही थे? मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में आप हर फैसले के खिलाफ रहे, आपने विरोध किया, वो भी केंद्र की सरकार थी, म्यूनिसिपैलिटी की नहीं। क्या आप राष्ट्रद्रोही हैं थे तब? रूमाना जी, उस काम के लिए जो है अमिताभ जी, जब कोई काम जो जनता के हित में नहीं रहता तो उसके लिए हम लोग विपक्ष में जो होता है वो जरूर खड़ा होता है। क्या उस समय जो नोटबंदी पे मीनाक्षी ने, तो अब ये भी अब जनता के लिए खड़े हैं, उन्होंने कहा ये भी जनता के लिए खड़े हैं भाई, औरत के खिलाफ है। अजब बात है, राष्ट्रद्रोह था? जनता के लिए खड़े हैं, पर जब केंद्र ने एक स्टेप उठाया है तो उसको उसके साथ चलना ही पड़ेगा। अरे तो फ्लॉप स्टेप उठाया ना, उसका जो है कोई भी पार्टी क्या भाई आपके साथ चलना मजबूरी क्यों? 2-3 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। पूरी पार्लियामेंट आपके पक्ष में कैसे वोट दे दे? पूरे देश ने आपको वोट दिया क्या? है कि आपको चलना होगा, आपको साथ देना होगा, नहीं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। एक मिनट संजीव, एक मिनट रुकिए। रूमाना जी, आपको 1.25 अरब की आबादी में पता है कितना था लोकसभा में? 1.25 अरब की आबादी में आपको 80 करोड़ वोटर थे, आपको 80 करोड़ वोट तो नहीं मिला ना? 10 करोड़ वोट तो कांग्रेस को भी मिला था और 14 करोड़ आपको मिला था। अखिलेश यादव भी इसी वोट से जीत कर आए, ममता जी भी इसी वोट से जीत के आई, नीतीश भी हिंदुस्तान के ही वोट से जीत के मुख्यमंत्री बने। तब वोट में फर्क कैसे? रूमाना जी, नहीं, पर जब अगर कुछ गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया है, नहीं, जब कोई स्टेप उठाया है अमिताभ जी देश के भले के लिए ही, तो उसमें फिर साथ देना चाहिए ना। अरे तो 15 दिन हो गए उद्योगपतियों को 1,15,000 करोड़ रुपया माफ किया। ये कौन सा देश हित है? उसको सहयोग कौन सा देश हित है? आज ट्रांसपोर्टर सड़क पे लाइन लगा के खड़ा है, दाल के भाव, आटे के भाव में 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये कौन सा देश हित है? डंडा चला रहे पुलिस, उसका देखे अपने स्टेट में कि जो है सब कुछ काम सुचारू रूप से चले। ये ना हो कि नहीं हम सरकार के साथ नहीं है और जो है अगेंस्ट। कल से अमिताभ जी ये परिस्थितियां बनने वाली हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को रोका गया कि जो आप मानकर चलते हो पूरा प्रदेश कि हमारे साथ जो नहीं,
वो देशद्रोही, ये धारणा ठीक नहीं लोकतंत्र में। वो राष्ट्रद्रोही। रोमाना सिद्दीकी जी, मायावती जी को 19% वोट मिला उत्तर प्रदेश में, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाए? समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिला 29% विधानसभा में और 21% लोकसभा में, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? पूरे देश में 10.5 करोड़ वोट मिला कांग्रेस को, क्या उसकी बात नहीं सुनी जाएगी? ममता को उनके ही स्टेट के लोगों ने 2/3 मेजोरिटी से जिता के भेजा, क्या ममता की बात नहीं सुने? क्या ये लोग पाकिस्तानी हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहिए, पर जो है नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल सुनना चाहिए। और जो भी जो अच्छा निर्णय लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, बेहतरी के रूप में ही लिया जाएगा और सबका ही उसमें देश का भला होगा। संजीव जी, देश का भला दिख रहा है। दुर्भाग्य है अमिताभ जी कि अमित शाह जी नहीं, इसमें एक्चुअली में रोमाना जी के पास जवाब नहीं है। थोड़ा सा अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा पीछे से देखा जाए तो इसका जवाब अपने आप निकल आएगा। इन्होंने एक समय में नारा दिया कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बनाने के नाम पर जब किसी ने भी विरोध किया या किसी ने भी बात भी रखी कि मंदिर कैसे बनेगा, ये है वो है, कोई किसी ने भी कहा, तो इन्होंने कहा ये रामलला के विरोधी हैं। जो इस बारे में कुछ भी कह रहे हो रामलला के विरोधी। अभी